हेलो एवरीवन, राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस के पेपर नंबर सेकंड में। आप लोग जब देखेंगे जो पार्ट बी में है, पेपर सेकंड के पार्ट बी में है सोशोलॉजी के पहला यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें लिखा है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएँ। तो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं के बारे में जब देखेंगे कि समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएँ क्या है, समाजशास्त्र का विकास का अर्थ क्या होता है, समाजशास्त्र के उदय के कारण क्या है। इसके बाद जब देखें कि समाजशास्त्र का विकास विश्व स्तर पर किस प्रकार हुआ, इंडिया में किस प्रकार हुआ, और उसी प्रकार देखेंगे कि एजुकेशन स्तर पर समाजशास्त्र का किस प्रकार पहली बार विकास हुआ, और भारत में समाजशास्त्र का विभाग पहली बार कब बना, और विश्व में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट की एजुकेशन यानी पीएचडी कराने वाला विश्वविद्यालय बना। तो जो बेसिक कंसेप्ट है, तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में जब देखेंगे कि टॉपिक का नाम है, उसका नाम है समाजशास्त्र की मूल अवधारणा। पहला देखेंगे समाजशास्त्र का विकास, और इसके पहले जब देख ले समाजशास्त्र का अर्थ, और समाजशास्त्र के जनक और भारतीय समाजशास्त्र के जनक। पहले देखें समाजशास्त्र अर्थ के बारे में जब देखेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता, तो आप लोग जब देखें कि पहली बार विश्व में सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो किया गया था अगस्ट केम्ट को ही आप लोग जब देखेंगे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये समाजशास्त्र क्या होते, इनके जो गुरु का नाम हुआ करता था, इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन को जैसे जब लगा 1798 के आसपास कि जो समाजशास्त्र है और समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन को देखते हुए समाजशास्त्र को आप लोग जब देखेंगे भौतिक समाजशास्त्र का भौतिक विज्ञान नामक विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो इनके जो गुरु के द्वारा, इनके जो गुरु की इच्छाएं थी कि समाजशास्त्र भौतिक समाजशास्त्र के बाद नामक एक विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। उनमें से उसका था भौतिक विचारधारा के बारे में, तो उसी को मूर्त रूप दिया। कब दिया? अगस्ट केम्ट। तो अगस्ट केम्ट के बारे में जैसे रहता कि सोशियो कौन सी भाषा का शब्द है, इस शब्द है लैटिन भाषा, जबकि लोगस किस भाषा का शब्द है, ये शब्द है लैटिन, और दोनों के साथ जब अंत्यक्रिया होती तो उसको बोलते सोशोलॉजी। और सोशोलॉजी का अर्थ होता वैज्ञानिक यानी तार्किक रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। और समाजशास्त्र के बारे में जब देखेंगे, इसके जनक के नाम आप लोग जब देखेंगे अगस्ट केम्ट, और प्रिंसिपल समाजशास्त्र पर ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, और उसके राइटर का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। वो देखेंगे, तो ये वाला देखिए अगस्ट केम्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे, ये फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के दार्शनिक विचारधारा के समर्थक थे, और इन्हीं को बोला जाता है समाजशास्त्र का जनक। इनका जिस वर्ष 1798 के आसपास इनका जब जन्म होता, तभी समाजशास्त्र का बेटी बोरमोर। अभी देखेंगे कि समाजशास्त्र के विकास के चरण, तो चौथे चरण में इनका जब जन्म होता है, इन्हीं से लेकर 1798 से लेकर जब देखेंगे 1798 से लेकर 20वीं शताब्दी के आसपास तक समाजशास्त्र का वास्तविक विकास इसी समय हुआ, इन्हीं के समय हुआ। ओके, तो इनको बोलते हैं समाजशास्त्र का जनक। अगला देखिए, इनका नाम है सोशोलॉजी ऑफ जी.एस. घोरिये। इनको बोला जाता है भारतीय समाजशास्त्र के जनक। अब इनका किस प्रकार का संबंध है? भारत में जब सोशोलॉजी का विकास होता, तो पहली बार इंडिया में आप लोग जब देखेंगे, तो पहली बार क्या होता कि इंडिया में आप लोग जब देखें कि 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली बार एक अध्ययन के रूप में अध्ययन किया जाता बॉम्बे में 1914। आगे चल के 1917 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से आप लोग जब देखेंगे, राधा कंवर मुखर्जी यहाँ से जुड़े रहते, इनका संबंध रहता ब्रजेंद्र नाथ।
वो यहाँ से जुड़े रहते हैं। और आगे चल के जब देखेंगे 1921 में सोशोलॉजी के बारे में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप लोग जब देखेंगे यहाँ भी उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ से जिन व्यक्ति का संबंध था उनका नाम था राधा कमल मुखर्जी। अब आगे देखें तो ये रहे भारतीय समाजशास्त्र के जनक। लेकिन भारत में समाजशास्त्र के जनक जब देखेंगे तो उनका नाम था, पहली बार जब देखें 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर बनते हैं ब्रिटिश, उनका नाम था प्रोफेसर पेट्रियक। क्या नाम था? प्रोफेसर पेट्रियक। प्रोफेसर पेट्रिक को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और भारत में पहली बार 1919 में ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी विभाग का निर्माण किया गया था। जबकि 20 में सोशोलॉजी विभाग का निर्माण कब किया गया था? किया गया था 1892 में। कब किया गया था? 1892 में किया गया था। वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था शिकागो यूनिवर्सिटी में। और अगला जब टॉपिक देखेंगे, बिग स्टेट ने समाजशास्त्र की विशेषताओं के बारे में जो जानकारी दी तो वो बताएंगे कि समाजशास्त्र एक समाजी विज्ञान है। आगे जब देखेंगे समाजशास्त्र को वास्तविक अध्ययन किया जाता है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान नहीं है, अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। और समाजशास्त्र तार्किक और अनुभव दोनों आधारों पर अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके द्वारा विशेषता को वर्णित किया गया था? बिग स्टेट। अब आगे देखें, पूरे विश्व स्तर पर आप लोग जब देखेंगे समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार होता, तो आप लोग जब देखेंगे तो इनका नाम था बेटी बोटोमोर। क्या नाम था? टीबी बोटो। आप लोग जब देखेंगे बोटोमोर, टीबी बोटोमोर जैसे जब रहते तो इनका नाम हुआ करता था। ये आते कि समाजशास्त्र का विकास कितने चरणों में होता, तो आप लोग जब देखेंगे इनका समाजशास्त्र का विकास 4 चरणों में होता। पहले ये देखें कि समाजशास्त्र के उदय का कारण क्या है। पूरे विश्व स्तर पर समाजशास्त्र के उदय के कारण देखें। समाजशास्त्र के उदय के कारण के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसमें रहेगा विकास के पहले चरण देखेंगे, किस प्रकार से भी समाजशास्त्र का विकास हुआ। आप लोग जब इसमें देखेंगे तो इसका विकास चार चरणों में इसका विकास को बांटा जाता है। और पहले चरण का नाम रहता, आप लोग जब देखेंगे पहला चरण, ये देखें, ये रहते टीबी बोटोमोर। क्या बोलते हैं इनको? टीबी बोटोमोर। पहले चरण के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो रहता 600 ईस्वी तक, 427 BC से लेकर 600 ईस्वी तक। इसमें आप लोग जब देखेंगे मनु आ जाता, कौटिल्य आ जाते, और यूनानी दार्शनिक आ जाते, प्लेटो आ जाते। प्लेटो के जिस पुस्तक का नाम है उसका नाम है द रिपब्लिक में प्लेटो बताते हैं प्रत्येक मनुष्य के आत्मा का निर्माण 3 तत्वों के साथ मिलकर होता है। पहला संयम, साहस और विवेक। और प्रत्येक मानव में ये तीनों तत्व कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान होते हैं। और जिस तत्व की मात्रा जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। जैसे जिस व्यक्ति में विवेक अधिक होगा तो राजा का रूप में काम करेगा, जिस व्यक्ति में संयम अधिक होगा वो दार्शनिक का काम करेगा, जिसमें साहस अधिक होगा तो क्या करेगा? सैनिक का काम करेगा। इसीलिए जब प्लेटो बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य और मानव को अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वभाव के अनुसार, क्योंकि उनका मानना था कि जो आत्मा होती है, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा का निर्माण 3 तत्वों के मिल के साथ होता है। उसका नाम रहता है विवेक, और दूसरा का नाम रहता है संयम, तीसरे का नाम रहता है साहस। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो तभी चौथा तत्व बनता है, उसको बोलते हैं न्याय। क्या बोलते हैं उसको? न्याय। और अगला देखें, पहले ही चरण में जब दूसरे दार्शनिक रहते हैं उनका नाम रहता है अरस्तू को जिस पुस्तक का नाम है उसका नाम है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। अरस्तू जैसे रहते
और अस्तु। इनकी पुस्तक का नाम था एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इन्हीं के उसमें भी जानकारी मिलती है। तो बताते हैं कि क्या रहता है। जो समाजशास्त्र है पारिवारिक जीवन, प्रथाएं और रीति रिवाज से संबंधित है। और जब अगले चरण के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो उसका समय होता 600 छठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। और जो सेकंड नंबर के चरण में जो दार्शनिक आते हैं उनमें जैसे आते हैं थॉमस। कौन आते हैं? थॉमस एक्विनास। और आते हैं दांते। ये क्या करते हैं कि ये मानते, इनका मानना था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए मानव को आप लोग जब देखेंगे, मानव के एक सामाजिक यानी कि मनुष्य बनाने हेतु संस्कार नामक संस्थान की स्थापना करना चाहिए था। और आगे जब देखेंगे तीसरे चरण में जैसे जब आते तो तीसरे चरण के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाएंगे हॉब्स। कौन आ जाएंगे दोस्त? यहाँ आ जाएंगे हॉब्स, यहाँ आ जाएंगे जॉन लॉक, यहीं आ जाएंगे जे.एस. मिल, यहीं आ जाएंगे रूसो। कौन आ जाएंगे? रूसो। यहीं आ जाएंगे सर थॉमस रो, और यहीं आ जाएंगे मॉन्टेस्को। पहले देखिए हॉब्स के बारे में ये माना जाता है कि हॉब्स जो एक दार्शनिक रहते, तो कब रहते? ही रहते 1682 में, 1682 के 42 के आसपास। और हॉब्स के बारे में जो जानकारी दी जाती है कि हॉब्स कौन थे, तो आप लोग जब देखेंगे तो बोले ये हॉब्स रहेंगे, लॉक रहेंगे और रूसो। ये क्या करते हैं कि जो राज यानी कि समाज है, राज है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है राज। तो क्या करते हैं कि 10% यहाँ जैसे राजा रहेगा और यहाँ प्रजा रहेगी, तो राजा क्या करेगा? इनसे कर लेगा, ये इनको 10% कर देगी और ये क्या करेंगे? इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। 10% की संपत्ति के बदले 90% संपत्ति की रक्षा करने का दायित्व राजा ले लेता है। हालांकि आप लोग जब देखेंगे इसमें हॉब्स के बारे में 1642 के आसपास जब देखेंगे, ये कहाँ से? इंग्लैंड के दार्शनिक थे। 1642 में क्या थे? एक प्रकार के आप लोग जब देखेंगे राजतंत्रवादी थे। राजतंत्रवादी एक शासक हुआ कर, दार्शनिक हुआ करते थे। इनके विचारधारा में राजतंत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। और आगे चल के आप लोग जब अगला देखेंगे, ये रहते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में जब देखा जाता है कि क्या थे? एक उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे, उदारवादी दार्शनिक हुआ करते थे। यानी इन्हीं के समय में आप लोग जब देखेंगे तो 1687 के आसपास आप लोग जब देखेंगे इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति इन्हीं के शासन, इन्हीं के समय में संपन्न होती है। और ये क्या बोलते हैं? इनका मानना था उदारवादी विचारधारा के होने के साथ 1688 में जैसे जब रहता रक्तहीन क्रांति इन्हीं के समय होती है। ये बोलते हैं कि मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए था। जैसे प्राकृतिक अधिकारों की स्वतंत्रता होना चाहिए। कौन कौन से अधिकार? प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार, दूसरा संपत्ति के अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए था। और वहीं आप लोग जब देखेंगे इसमें आ जाते हैं रूसो के द्वारा आप लोग जब देखें एक पुस्तक लिखी जाती है तो रूसो के द्वारा जो विचारधारा प्रस्तुत की जाती है उसको बोला जाता है शक्ति का पृथक्करण। यानी शक्ति के पृथक्करण के बारे में आप लोग जब देखेंगे, शक्ति के पृथक्करण के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो जब देखें कि रूसो एक दार्शनिक हुआ करते थे, तो रूसो के बारे में जो जानकारी मिलती है तो इनके द्वारा आप लोग जब देखें ये क्या करते? रूसो सामाजिक समझौते का नियम लागू करते, सामाजिक समझौते का सिद्धांत का पालन करते। कौन? रूसो। अब रूसो के बारे में आप लोग जब देखेंगे, इसके पहले जब फ्रांस की क्रांति हो जाती है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती थी। तो फ्रांस की क्रांति के शासन के समय आप लोग जब देखेंगे तो फ्रांस का जो समाज का स्ट्रक्चर था इस प्रकार था। केंद्र में यहाँ धर्म हुआ करता था और धर्म का प्रधान हुआ करता चर्च यानी पोप हुआ करता था। और दूसरे स्तर पर जब हुआ करते थे वो हुआ करते थे पूंजीपति वर्ग, और तीसरे स्तर पर हुआ करते थे किसान और व्यापारी हुआ करते थे। तो जैसे आप लोग जब देखेंगे कि जो फ्रांस रहता तो फ्रांस की जो सरकार रहती, धार्मिक सरकार रहती,
तो ब्रिटिश जैसे फ्रांस की सरकार के द्वारा क्या किया जाता, अमेरिका की क्रांति के दौरान आप लोग जब देखेंगे 1784 में अमेरिका की क्रांति होती, तो फ्रांस के सरकार के द्वारा अमेरिका सरकार को पैसा यानी धन देती, और इनसे किनसे मतलब निम्न स्तर पर जितने व्यापारी हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उनसे कर के रूप में वसूली अधिक से अधिक कर भार वसूलना शुरू कर दी। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे तो पहले वर्ग और तीसरे वर्ग में आप लोग जब देखेंगे संघर्ष की दुनिया सामने आ जाती है, संघर्ष की दुनिया सामने आ जाएगी। जैसे अब तीनों के बीच जब संघर्ष होता है तो ये क्या होता है, जो फ्रांस की क्रांति होती है एक प्रकार की वैचारिक क्रांति हुआ करती थी। आगे चल के आप लोग जब देखें कि फ्रांस के जितने भी व्यापारी यानी कि निम्न वर्ग होते फ्रांस की क्रांति कर देते और बोले कि हम एक अलग से एक सभा का निर्माण करेंगे, और वही सभा आगे चल के आप लोग जब देखेंगे एक संविधान सभा का निर्माण करेगी। इसीलिए पूरे विश्व में लिखित संविधान आप लोग जब देखेंगे संविधान की अवधारणा पहली बार कहाँ प्रस्तुत की गई थी, वो प्रस्तुत की गई थी आप लोग जब देखेंगे उस कहाँ प्रस्तुत की गई थी, वो प्रस्तुत की गई थी फ्रांस में 1789 के आसपास। जैसे जब जनता को लगा कि हमारे अधिकार छीन जाएंगे, तो अपने अधिकारों की रक्षा करना है तो बोले कि हम एक सभा बनाएंगे, और वही सभा आगे चल के संविधान सभा का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी जो विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से यहाँ प्रस्तुत किया गया था। और अगला आप लोग जब देखेंगे तो दूसरा इन्हीं के रूसो दार्शनिक हुआ करते थे, इन्हीं के समय आप लोग जब देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति हो जाती। अब औद्योगिक क्रांति कब हो जाती, तो आप लोग जब देखें 1750-60 से 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। आगे देखें, जैसे जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है तो जितने यहाँ आप लोग जब देखेंगे यहाँ सामंती फ्रांस में जितने जो शासन प्रणाली हुआ करती थी, इसके पहले जो फ्रांस की क्रांति हुआ करती थी, फ्रांस की क्रांति, तो यहाँ सामंती शासन प्रणाली चालू हुआ करती थी, और जितने भी नियम कानून हुआ करते थे धर्म के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को सजा दी जाती थी। अगर चर्च कह दिया किसी व्यक्ति को फांसी देना तो उसको फांसी दिया जाता था, किसी प्रकार की तार्किकता के आधार पर उनका जांच नहीं किया जा सकता था। और जो धर्म का प्रधान गुरु हुआ करता था उनका नाम हुआ करता चर्च यानी कि पोप कहलाते थे। इसीलिए दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता, और आगे चल के आप लोग जब देखें फ्रांस की क्रांति वैचारिक क्रांति हुआ करती थी, और वही फ्रांस की क्रांति के बाद प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसी अवधारणा सामने आ जाती है। अब अगला देखें 1760 के आसपास आप लोग जब देखेंगे जैसे जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है, औद्योगिक क्रांति में जो सामंती शासन प्रणाली के रहते तो वो बन जाते पूंजीपति वर्ग, सेकंड नंबर के जो रहते किसान तो वो बन जाते श्रमिक। इसीलिए औद्योगिक क्रांति होती, और यहाँ जितने भी स्थानीय स्तर पर लोकल स्तर पर जितने भी उत्पाद होते क्या वो नष्ट हो जाते। और अगला देखें, अगला जैसे यूरोप में 1453 के आसपास जब देखेंगे तो यूरोप में क्या हो जाता, पुनर्जागरण यहाँ हो जाता पुनर्जागरण उत्पन्न हो जाता। इस पुनर्जागरण में आ जाएंगे महान दार्शनिक जैसे रूसो हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट J.S. मिल हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, और उसी में शामिल हो जाएंगे आप लोग जब देखेंगे इसी में शामिल हो गए, इसमें शामिल हो जाएंगे हाब्स की जो कंपेरिजन की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। बांग्ला देखें, जैसे जैसे जब पूरे यूरोप में पुनर्जागरण का काल जैसे जब चालू हो जाता तो क्या होता है, यहाँ बौद्धिक विकास हो जाता। प्रत्येक घटना को, प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक और जियोग्राफी जितनी भी घटना हुआ करती थी, प्रत्येक घटना के पीछे कारण का सिद्धांत लागू कर दिया जाता। प्रत्येक घटना को तार्किकता के आधार पर चुनौती दी जाती थी। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जितनी घटना हुआ करती थी, प्रत्येक घटना को तार्किकता के आधार पर चुनौती देने प्रश्न सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ हो जाती वाणिज्यिक क्रांति, और वाणिज्यिक क्रांति के बाद आप लोग जब देखेंगे, इसीलिए फ्रांस समाजशास्त्र के उदय के जितने भी कारण रहे तो उन कारण में से पहला हो जाएगा सामाजिक कारण में आ जाएगा पुनर्जागरण के बाद आ जाएगा वाणिज्यिक क्रांति, थर्ड नंबर में इसमें आ जाएगा फ्रांस की क्रांति, और चौथे नंबर में आ जाएगा औद्योगिक क्रांति। जब यहीं आप लोग जब देखें कि बौद्धिक वर्ग का यहीं उदय हो जाता है, तो बौद्धिक वर्ग में कौन आ जाएंगे, रूसो आ जाएगा, जॉन लॉक्स आ जाएंगे,
जेएस मिल आ जाएगा, स्टुअर्ट मिल आ जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएंगे, और यहीं यहीं जो अगले दार्शनिक शामिल हो जाएंगे उनका नाम हुआ करता था हाब्स। हाब्स हुआ करता था। अगला देखें, जैसे जब मॉन्टेस्को आते, मॉन्टेस्को जैसे जब बोलते हैं, इनका जो एक लिटरेचर बुक हुआ करता था उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में आप लोग जब देखेंगे, बोले जितना समाज है, ये समाज है ना, समाज का आप लोग जब यहाँ बताते हैं कि समाज पर भौतिक पर्यावरण का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये बताते मॉन्टेस्को बताते। इनका नाम हुआ करता था मॉन्टेस्को। मॉन्टेस्को के द्वारा जो संकल्पना प्रस्तुत की जाती है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। और आगे चल के इसी में आप लोग जब देखेंगे, यहाँ जाते सर टॉमस रो। सर टॉमस रो के बारे में जो पुस्तक लिखी जाती है उसको बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। अब यूटोपिया में आखिरकार यूटोपिया का विषय क्या हुआ करता था? तो यूटोपिया नामक जो पुस्तक हुआ करते थे यूटोपिया, तो उसमें हुआ करता था प्रत्येक दिन की सामाजिक और आर्थिक घटनाओं को आप लोग जब देखा क्या किया जाता था, प्रत्येक दिन की सामाजिक और आर्थिक घटनाओं को आप लोग जब देखिए, प्रत्येक दिन की सामाजिक और आर्थिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता था। किसमें? उस जो मूल विषय हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था यूटोपिया। और उसके जो लेखककार थे उनका नाम था सर टॉमस रो। और आगे जब देखें, सर टॉमस रो जैसे आ जाते, यही टॉमस रो क्या करते, यूटोपिया नामक पुस्तक लिखते, यूटोपिया। और जैसे इन्हीं के अगले जैसे दार्शनिक आ जाते माल्थस के बारे में क्या जाते, पॉपुलेशन से संबंधित क्या करते, अपना सिद्धांत देते। और चौथे चरण का जो समाजशास्त्र का विकास होता, तो चौथे चरण में समाजशास्त्र का जो विकास होता तो कब से शुरू हो जाता? ये शुरू हो जाता 1798 से और चला जाता 20वीं शताब्दी तक। और इसकी शुरुआत जब होती है तो जो समाजशास्त्र के जनक हुआ करते थे उनका नाम था अगस्ट काम्ट का जन्म यही होता 1798 से। और समाजशास्त्र का वास्तविक विकास की अवस्था चौथी अवस्था में हुआ करती थी। और इसी के समय आप लोग जब देखें, इसके थोड़ा पहले ही देखेंगे तो इसमें हो जाती फ्रांस की क्रांति, वैचारिक क्रांति और भौतिकवाद परिवर्तन पर बल दिए जाने लगा था। किसमें? औद्योगिक क्रांति में। तो यहाँ देखें जो इनके गुरु हुआ करते थे सर टॉमस रो के चौथे में जितने दार्शनिक आएंगे तो पहले आ जाएंगे सेंट टॉमस रो, सेंट साइमन जैसे जब आते हैं तो सेंट साइमन के द्वारा क्या एक बुढ़ा इंसान हुआ करता था, इसको लगा कि सामाजिक जीव विज्ञान नाम दिया किसको? समाजशास्त्र को। स्पष्ट नाम विचार परिवर्तन किया कि समाज एक परिवर्तनशील समाज हुआ करता था 1798-99 के आसपास। तो बोले सामाजिक जीव विज्ञान का नाम दिया किसको? समाजशास्त्र का। फिर और आगे चल के जब समाजशास्त्र शब्द का पहली बार जब प्रयोग किया गया तो प्रयोग किया गया था 1838 में। और उन प्रयोगकर्ता का नाम था, उनका नाम हुआ करता था अगस्ट कैम्प के बारे में आप लोग जब देखेंगे, जैसे जब आते हैं तो पहली बार 1800 तो समाजशास्त्र का वास्तविक विकास इन्हीं के समय होता है। और इन्हीं के समय में आप लोग जब देखेंगे तो जो हो जाता है समाजशास्त्र का वास्तविक विकास और जनक हो जाते हैं अगस्ट कैम्प के द्वारा जो नाम दिया जाता है समाजशास्त्र को, उसको बोला जाता है सामाजिक भौतिक। तब अगला देखें, जब 4 चरण होते तो चारों चरण अगर इसका 60 में देखें, पहला चरण हो जाता 427 BC से लेकर 620 BC तक। तो उसमें हो जाते, उसमें शामिल हो जाएंगे प्लेटो के बाद अरस्तु के बाद हो जाएंगे मनु और कौटिल्य। सेकंड चरण में जैसे जब हो जाएंगे उसमें हो जाएंगे थॉमस के बाद जैसे हो जाएंगे एक्विनास के बाद आ जाएंगे दांते। थर्ड नंबर में जैसे जब आते हैं इसमें आ जाएंगे हाब्स के बाद आ जाएंगे जॉन लॉक और जॉन लॉक के बाद आप लोग जब देखें जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में आप लोग जब देखें वो बोले थे कि जो समाजशास्त्र है 2 भाषाओं की अवैध संतान है। और 2 भाषा कौन थी? एक भाषा का नाम था सोशियो, दूसरा का नाम था लोगस। और चौथे नंबर में आप लोग जब देखें इसमें आ जाएगा सेंट साइमन के बाद जब देखेंगे अगले आ जाएंगे अगस्ट कैम्प के बारे में जैसे जब रहता ये रहता समाजशास्त्र का विकास। अब आगे देखें, और कुछ समाजशास्त्री हुआ करते थे जिनके बारे में जानकारी है कि जैसे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता अगस्ट कांट को। यही समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। समाजशास्त्र के जनक के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे
तो ये शामिल हो जाते हैं समाजशास्त्र के जनक। समाजशास्त्र के जनक के बारे में जब दे पहली बार समाज सोशोलॉजी शब्द के ही प्रयोग करते हैं। कौन? इनका नाम हुआ करता अगस्ट कैम्प। अगस्ट कैम्प के बारे में जब देखें, इनका जन्म भी हो जाता है समाजशास्त्र के चौथे चरण में होता अगस्ट कैम्प का। और अगस्ट कैम्प के बाद आप लोग जब देखेंगे, जैसे अंग्रेज जब दार्शनिक सामाजिक दार्शनिक आ जाएगा, उनका नाम हुआ करते J.S. मिल, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जब बताते कि सोशोलॉजी के स्थान पर आप लोग जब देखेंगे तो क्या बोलते हैं कि ये इथोलॉजी है। क्या बोलते? बोले ये सोशोलॉजी नहीं है, ये बोले इथोलॉजी है। और इसीलिए आप लोग जब देखें यहाँ जैसे जब रहता तो अन्य जैसे दार्शनिक आ जाते, ये इन दार्शनिक में पहले आ जाते J.S. मिल के बारे में जो रहता। J.S. मिल बताते हैं कि क्या है कि ये दो भाषाओं के अवैध संतान हैं। दो भाषाओं के अवैध संतान को बोलते समाजशास्त्र। तो सोशोलॉजी ना बोलकर बोलते इथोलॉजी बोलते। इथोलॉजी इसी को बोलते। और आगे जब देखें, अगस्ट कैम्प के द्वारा पहली बार पूरे विश्व में, अगस्ट कैम्प जैसे जब रहते तो पूरे विश्व में अगस्ट कैम्प के द्वारा ही समाजशास्त्र यानी कि सामाजिक विज्ञान को क्या बोलते? समाजशास्त्र को बोलते विज्ञानों की रानी कहलाते हैं। किसको? समाजशास्त्र। और यही समाजशास्त्र के बारे में जब देखें, अगले आ जाएंगे दुर्किम। अब दुर्किम, इस्माइल दुर्किम किस लिए प्रसिद्ध है? इस्माइल दुर्किम के बारे में जब देखिए तो ये क्या करते, समाजशास्त्र को जैसे जब बताते एक स्वतंत्र विषय का रूप बनाना, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय का रूप देने के लिए इस्माइल दुर्किम को संज्ञा दी जाती है। एक स्वतंत्र विषय का प्रयोग पहली बार इस्माइल दुर्किम के द्वारा ही किया गया था। और J.S. मिल जैसे जब रहते इंग्लैंड के क्या हुआ करते थे? इंग्लैंड के हुआ करते थे सामाजिक दार्शनिक। अगले देखे आ जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर आते। तो समाजशास्त्र के ऊपर जो पहली पुस्तक का नाम था उसका नाम था किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। समाजशास्त्र पर लिखी गई पहली किताब हुआ करती थी। इसकी रचना कब की गई थी 1877 में। 1870 के बाद जब देखेंगे यहाँ आ जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे जब बताते क्या है कि दो भाषाओं के अवैध संतान है और इसको बोलते एथोलॉजी। क्या बोलते? एथोलॉजी। और एक विषय के रूप में आप लोग जब देखेंगे पहली बार विकास कहाँ होता? पहली बार 1876 में येल यूनिवर्सिटी में इसका एक विषय के रूप में अध्ययन कराया जाता है। और पूरे विश्व में समाजशास्त्र का पहला जो विभाग बना था 1892 में। जब अगला देखेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, तो 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का क्या हुआ, एक अध्ययन के रूप में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा। फिर 1917 में पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक विषय के रूप में शामिल किया गया और 1921 में लखनऊ में एक विषय के रूप में शामिल कर लिए गए। अब जब आगे चल के जब देखें कि भारत में समाजशास्त्र का विभाग कब बना, ये बना था 1919 में। और जो भारत में समाजशास्त्र के जनक उस विभाग के अध्यक्ष जो हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था पैट्रिक गिट्स के बारे में जब देखा जाता है भारत में समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं पैट्रिक गिट्स। जबकि भारतीय समाजशास्त्र के जनक जो हुआ करते थे उनका नाम था गोविंद सदाशिवराव घुरिये। गोविंद सदाशिवराव जो घुरिये रहते जो एसटी जनजाति में खूब अच्छा खासा अनुसंधान करते। गोविंद सदाशिवराव जैसे रहते तो 1924 में किसके भारतीय समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बनते जैसे घुरिये। और यहीं आगे चल के जब देखेंगे कि समाजशास्त्र से संबंधित कुछ संस्थान हैं, उन संस्थान के बारे में जब देखेंगे जो संस्थान हुआ करते थे। पहला संस्थान एक थे यहाँ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये कहाँ है? ये मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये कहाँ? ये है बॉम्बे में। सेकंड नंबर का जीके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी इन सोशल, ये कहाँ? ये लखनऊ में है। और थर्ड नंबर का आ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो ये कहाँ है? ये है आगरा में दोस्त। और अगले जैसे जब टॉपिक रहेंगे, ये टॉपिक है, ये कितने टॉपिक रहेंगे? पूरे इरावर्ती जैसे करवे रहती तो ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हो जाएंगे G.S. घुरिये। और इनके जो विद्यार्थी हुआ करते तो उनका नाम हुआ करता था इरावर्ती कार्वे जैसे रहते
इरावर्ती कार्य जब रहती तो क्या होता, ये रहता कि आप लोग जब देखेंगे कि 1939 में, कब होता 1939 में, जब देखेंगे कि 1939 में क्या रहते पुणे, 1939 में जब देखेंगे पुणे, यानी पुणे के विश्वविद्यालय में जब रहता, पुणे विश्वविद्यालय की क्या हो जाती, ये प्रचार बनती, यही इरावती कार्य आगे चल के अच्छा खासा समाजशास्त्र का विकास करती। ये क्या आ जाएगा परिवार, परिवार के बाद आ जाएगा नातेदारी, नातेदारी के बाद यहाँ आ जाएगा वंश, वंश गोत्र परंपरा, फिर अगला आ जाएगा समुदाय। अब समुदाय जैसे किसको बोलते हैं, तो समुदाय के बारे में जैसे जब देखेंगे तो समुदाय बोलते निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जैसे रहते, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी रहते, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति रहते, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग और हम की भावना से रहते, और इनके जो समुदाय की सदस्यता रहती, किस प्रकार की सदस्यता रहती, ऐच्छिक वॉलंटरी सदस्यता रहती। जबकि वहीं समूह क्या कहलाते, समूह के बारे में जब देखेंगे, समूह, संघ, समिति और सभ्यता मानदंड और मूल हो जाएंगे, और इसमें रहेगा सामाजिक समरसता के तत्व, पारिवारिक शिक्षा, धर्म, वर्ण, यज्ञ, संस्कार,